वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदे मैम और आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन से चैप्टर के? तुम्हारे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के। वापस ये आखिरी पार्ट है, थर्ड पार्ट है। पहले ऑलरेडी हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं और ये हम तीसरा कर रहे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वही के वही हम सारे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो, कहाँ पे सारा डिस्कशन होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको कंटेंट फ्री, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, किंडरगार्टन से लेकर ग्रेड 12 तक और अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो चलो क्या करेंगे, वापस एमसीक्यू है, पुराने ऑलरेडी पेपर में पूछे गए हैं, तो यहां से तुमको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि जो पूरा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है उसमें से कोर एरिया कौन सा है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वापस क्या करना है, कीवर्ड को करना अंडरलाइन। अब इसमें से ऐसे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो तुमने पहली बार पढ़ी होगी, तो अपन वहीं के वहीं क्या करेंगे, याद कर लेंगे उसको। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है उन्होंने, सिलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच को अपन को आइडेंटिफाई करना है। अब बोलोगे मैम ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो, कहने को तो ये इस चैप्टर का है, पर इसकी इंफॉर्मेशन तुमने पढ़ी होगी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, जहाँ पे बायो कंट्रोल मेथड्स पढ़े थे, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि माइकोराइजा क्या करता था, फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन कराता था। जो एनाबेना है वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर है। ठीक है, उसके बाद राइजोबियम का एक पैटर्न अल्फा अल्फा था और फ्रैंकिया का एक एलनसा। इसी का कुछ इंफॉर्मेशन तुमने 11th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मिसमैच मतलब मैम कहने को तो ये एक चैप्टर है पर इसका इंफॉर्मेशन अलग अलग चैप्टर से उठाया गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो वापस अपन को क्या याद करना है, तो यहाँ रोडोस्पाइरोलम नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो माइकोराइजा नहीं है। माइकोराइजा में या तो फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन लिखा होना चाहिए था या फिर यहाँ क्या लिखा होना चाहिए था, ग्लोमस। ये तो तुमने पढ़ा हुआ है। अब वापस मैम पर इसका इंफॉर्मेशन, अब देखो यूजफुल है ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, पर जा कहाँ रहा है, इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, दूसरे चैप्टर से। तो वापस याद रखना है करेक्ट आंसर क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है जो ऑलरेडी 2020 के पेपर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस का मिक्सचर है, पूरा पास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस मैंने लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसिम्पिटोट, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात समझो। मतलब जो फंक्शनल या सबसे यूजफुल इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन, मतलब ये सबसे फंक्शनल, ये जो ग्रोथ कर्व है सबसे काम का या फंक्शनल या इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन कब है, जब हम कोई भी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को एनालाइज कर सकते। तो अगर याद हो तो 2 टाइप के ग्रोथ कर्व पढ़े थे, एक था एक्सपोनेंशियल, उसके बारे में तो पूछा ही नहीं जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो या फिर उसका यहाँ पे एसिम्पिटोट का मतलब फंक्शनल या फिर वो रेंज जहां पे ये रुक रहा है। कहां रुक रहा था मैम, इस जगह। इस जगह किस जगह रुक रहा था, ये के से जब तुम्हारी पॉपुलेशन डेंसिटी किसके बराबर आ रही थी, कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। याद आया? मतलब मैम ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि इसकी लिमिट क्या है। करेक्ट, तो या तो एसिम्पिटोट का मतलब फंक्शनल होता है या तो लिमिट क्या है। तो इस लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की लिमिट मतलब कहां तक बढ़ेगा, वहां तक बढ़ेगा भैया, लैग फेज नहीं, लॉग फेज नहीं। कहां पे हम बोलते थे, जब वो स्टेबल हो रहा है या इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। कब आ रहा है, जब तुम्हारी पॉपुलेशन की वैल्यू, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलना ज्यादा करेक्ट है क्योंकि सब कुछ एन की टर्म्स में चल रहा है। एन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, के की बराबर है, कैरिंग कैपेसिटी। तो देखो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन बचा। द वैल्यू ऑफ आर अप्रोचेस 0, नहीं भैया आर अप्रोचेस 0 नहीं, ज्यादा करेक्ट क्या है बोलना, के की वैल्यू किसके बराबर आई, एन के बराबर आई। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट कमेंट ऑन अर्थ कैरिंग कैपेसिटी फॉर पीपल। वो पूछे बताओ अर्थ पे कैरिंग कैपेसिटी पीपल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या है। अभी हमको पता है कि हम धीरे धीरे क्या करें, एक्सीड करते जा रहे हैं, जो वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा हम बनते जा रहे हैं, हमको पता है। अच्छा क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मैम हम बुद्धिमान है, हम बुद्धिमान तो है पर हम एडवांस एनिमल है, हमने मेडिकल टर्म्स का, मेडिकल फील्ड का यूज कर रहे हैं, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये पता है, पर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का डैमेज भी हम ही कर रहे हैं, है ना। हमको रहने की जगह कम पड़ रही है,
हम क्या कर रहे हैं, जितने भी फार्म हाउस है वो कॉलोनीज में कन्वर्ट हो रही है। फार्म हाउस कैसे बने, वो कभी खेत थे अब वो फार्म हाउस बन गए। खेत कहाँ से मिल रहे हैं, जो कभी जंगल थे वो खेत बन जाएंगे। तो हम फाइनली हम भी तो डिस्टर्ब ही कर रहे हैं, पर किस तरीके से हम सस्टेन कर पा रहे हैं, हम मेडिकली जो हम एडवांस हुए उसकी वजह से हम अपनी कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड भी चले जाएंगे। चलो देखते हैं। के इज स्मॉलर नाउ दैन इट वॉज 1000 ईयर अगो। नहीं भैया 1000 ईयर अगो तो कम था, अब ज्यादा बढ़ गया है, तो रॉन्ग। और पूछा क्या है, मोस्ट एक्यूरेट पूछा है। द ह्यूमन पॉपुलेशन इज स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम के। नहीं, लॉन्ग वे ऑफ के नहीं, के पास आ रही है, तो गलत। Our technology has allowed us to keep increasing K. Correct. Somewhat बोल सकते हैं। उसके बाद when it come to human, the concept of K is irrelevant. नहीं, कोई भी population में K का irrelevancy है ही नहीं। मैंने बताया तुमको कि एक टाइम जब ऐसा आएगा कि resources खत्म होने लगेंगे, इसीलिए बहुत सारे alternative resources भी ढूंढे जा रहे हैं। हमने बहुत सारे fossil fuel at the end resources है खत्म होने को आ रहे हैं। उसके बाद हम जंगल्स काटते जा रहे हैं, जो बेसिक कोर है हमारे पूरे बायोडाइवर्सिटी का, पूरे एनवायरमेंट का, पूरे इकोलॉजी का। क्या है, क्योंकि वो न्यूट्रन साइकिल, फिर उसके बाद मिनरल साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सब चीजें तो मेंटेन कर रहा है, पूरे इकोसिस्टम को तो बैलेंस रख रहा है, पूरे हैबिटेट तो पूरा उसने होल्ड करके रखा है। तो इररिलेवेंट कैसे हुआ, जब ये के ज्यादा हो जाएगा तो बट ऑब्वियस रिसोर्सेस कम तो क्या होने लगेगा, हमने पढ़ा था डिक्लाइन फेज आने लगेगा, है ना, मास डेथ होने लगेगा। तो ये तो गलत है। तो ज्यादा करेक्ट क्या है इन चार ऑप्शन में से, कि हमारी टेक्नोलॉजी है जो हम अपना के इंक्रीज कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन द फॉर्मूला G इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, द फैक्टर आर एन टेंड टू कॉज अ पॉपुलेशन 2। अब बोलोगे मैम ये इक्वेशन तो हमने पढ़ी नहीं थी, जी कहां पढ़ा हुआ है, वो तो हमने डी एन अपॉन डी टी पढ़ा था, उसका लिखा था हमने आर एन के माइनस एन अपॉन के। अब वो डी एन अपॉन डी टी उसको कांस्टेंट मान के चल रहे, ग्रोथ कर्व मान के चल रहे। ठीक है, तो इसलिए वो जी लिखा हुआ है। आई बात समझ। अब वो पूछ क्या रहे, उनको जी से तो कोई लेना देना नहीं, वो आर एन से पूछ रहे कि आर एन क्या बताता है। तो देखो जरा, रिमेन स्टेबल एट कैरिंग कैपेसिटी नहीं, ग्रो एट स्लोअर रेट दैन के माइनस एन अपॉन के फैक्टर नहीं। ये बेसिकली आर क्या है मैम, इंट्रिंसिक वैल्यू। किस चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू मैम, पॉपुलेशन की, बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर का कंपैरिजन। तो देखो क्या है, ग्रोज इंक्रीजली रैपिडली, तो करे, और डिक्रीज इन साइज नहीं, हमेशा क्या रहता है, इंक्रीज होता रहता है। जो तुम्हारे लॉजिस्टिक कर्व में डिपेंड है के माइनस एन अपॉन के पे, ठीक है ना, तो अपना वो एन अपॉन टी ही आ जाता है। चलो आगे मूव करें, क्योंकि इसमें के है ना, इसमें कैरिंग कैपेसिटी लॉजिस्टिक कर्व में, बाकी तो उसमें डायरेक्ट आर एन ही है, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन ही रहता है। तो आर एन क्या हुआ बेसिकली, कि कितनी ग्रोथ हो रही है। देखो अगर तुमको लग रहा है कि मैम ये आर एन नहीं समझ में आ रहा, तो सीधा सा तरीका है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की इक्वेशन और तुम्हारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की इक्वेशन को कंपेयर करो। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि मैम ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है वहां पे हम जो कैरिंग कैपेसिटी वो भी कंपेयर कर रहे हैं, और वहां पे तो एज सच कुछ है नहीं। तो जितना भी ग्रोथ डिपेंड है, जो रैपिडली डिपेंड हो रहा है, जो आर एन या डी एन अपॉन डी टी, किस पे डिपेंड है, आर एन। तो वही तो पूछा, ये आर एन क्या है, तो आर एन क्या है, ग्रो इंक्रीजिंगली रैपिडली, बस हो गया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ एलेन्स रूल। तो कौन सा स्टेटमेंट एलेन्स रूल सही एक्सप्लेन कर रहा है। क्या बोलता है एलेन्स रूल, कि ठंड में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके ईयर और लिम्स क्या रहते हैं, छोटे होते हैं, ताकि क्या कम लॉस हो, हीट लॉस कम हो, लोअर द सरफेस एरिया, लेसर द सरफेस एरिया, लोअर द हीट लॉस। ठीक है, एक्वेटिक मैमल हैव ब्लबर इंसुलेटर, एक्वेटिक एनिमल की बात ही नहीं की है। मैमल्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, हाँ बोल सकते हैं। मैमल ऑफ humid and warmer region have more melanin in their skin, बोला नहीं था। The bear undergo hibernation during winter, नहीं भैया, ठंड के बारे में बात की गई है, मैमल्स के बारे में बात की है कि जो ठंड वाले एरिया में रहते हैं उनका क्या रहता है, शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स होता है। मैम ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, देखो आ गए कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछे गए। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। Which one of the following do not account for the formation of major biome? Do not बोला है, ठीक है। एनुअल वेरिएशन, अच्छा चलो बताओ, बायोम्स मतलब मैम हमने एबायोटिक फैक्टर पढ़ा है, टेम्परेचर, उसके बाद हमारा वाटर हो गया मतलब सैलिनिटी हो गया, उसके बाद हमने लाइट भी पढ़ा हुआ है, और आखिरी में सॉइल पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अकाउंट फॉर द मेजर फॉर्मेशन ऑफ, मतलब याद रखना ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर बोलोगे मैम ये चारों इंपॉर्टेंट है, और अगर चारों ही दिए हुए उसमें से भी तुम्हें मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है, तो तुम सीक्वेंस वाइज जाओ, सबसे आखिरी में आखिरी वाले को चूज करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
एनुअल वेरिएशन, एनुअल लिखा है, एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर, भैया ये तो काउंट ही करता है, जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां ज्यादा गर्मी, वहां ह्यूमिड क्लाइमेट भी हो सकता है, नहीं तो अगर वाटर नहीं रहा तो ड्राई एरिड पूरा हैबिटेट ही चेंज हो जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा, ठीक है। एनुअल वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, हाँ इंटेंसिटी भी और ड्यूरेशन भी, कितना इंटेंसिटी से पड़ रहा है और ड्यूरेशन से। इंटेंसिटी मैम कैसे, इक्वेटर के पास ज्यादा इंटेंसिटी होती है, धीरे धीरे ऊपर जाओगे इंटेंसिटी कम होगी। सिमिलरली ड्यूरेशन भी, तुम्हारे टेम्परेचर की द ड्यूरेशन तुम्हारे इक्वेटर वाले जोन पे ज्यादा रहती है, धीरे धीरे ऊपर जाओगे ट्रॉपिक की तरफ जाओगे और तुम्हारे स्कैंडिनेवियन में जाओगे तो ड्यूरेशन भी कम हो जाता है, ठीक है। एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या, रेनफॉल, ये तो डिपेंड कर रहा है, पर डू नॉट पूछा है मतलब क्रॉस। अच्छा अब बोलोगे मैम एनुअल वेरिएशन टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये भी तो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड तो ये भी कर रहा है, पर वापस वही आगे कि अब इनमें से तुमको एक चूज करना है तो तुम किस पे जाओगे, टेक्सचर ऑफ सॉइल, क्योंकि सिर्फ टेक्सचर नहीं है, क्या क्या है, पीएच, टेक्सचर, परकोलेशन रेट या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इतनी सारी चीजें, कॉम्पोजिशन, ये सब आता है सॉइल में। पर मैम ये भी तो सही लिखा है, लिखा है, मना कहां कर रही हूं, पर अब इन चारों में से क्लोजली ऑप्शन में से कुछ एक चूज करना है तो तुम टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को पहले चूज करोगे, बाद में क्या सबसे आखिरी में क्या लिखा है, सॉइल लिखा है, ठीक है, क्योंकि सॉइल वेजिटेशन डिपेंड करेगा, वेजिटेशन फिर तुम्हारा हैबिटेट और फिर हैबिटेट जाके मेजर बायोम्स आएगा। पर मेजर तो डिफरेंस यही आ जाता है ना, क्योंकि अपन बोलते ही हैं जैसे हम टेम्परेचर इक्वेटर से दूर दूर जाएंगे तो क्या बनता चलेगा, टेम्परेचर ड्रॉप होता चलेगा, इंटेंसिटी कम होती चलेगी, इसलिए इन दोनों को तो हम है ही मेजर रीजन है, इसलिए इन दोनों को काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद हम बोलते हैं वाटर, वाटरफॉल कितना है, अगर वाटरफॉल ज्यादा है नहीं है, नहीं है तो एकदम डेजर्ट बन जाता है, ज्यादा हो रहा है तो रेन फॉरेस्ट बन जाता है, ठीक है। और सॉइल देखो, सॉइल वापस है मैम, डेजर्ट वाली भी तो सॉइल है, मना नहीं कर रही हूँ, वापस इनमें से ज्यादा अप्रोप्रिएट चूज करना है, ठीक है। तो इस टाइप के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलो मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ अ स्पीशीज ऑफ प्लांट दैट इज trampled by an animal eventually, अच्छा एक स्पीशीज है प्लांट की जो एनिमल खा रहा है, eventually evolves sharp spine ओपन कर दिया, ठीक है, that prevent trampling, we can say that it association with the animal has changed from dash to dash। तो पहले तो भैया एक एनिमल दूसरे को खा रहा था, ठीक है, ट्रैम्पल कर रहा था, खा नहीं रहा था, स्पीशीज ट्रैम्पल कर रहा था, और अब उसने शार्प स्पाइन कर लिए हैं, अब वो बोल रहा है अब खा के दिखाओ, तो बेसिकली क्या हुआ, तुम्हारा कंपटीशन में कन्वर्ट हो गया। अब बोलोगे मैम ये तो समझ में आया, इनको हटाना है, कंपटीशन है, पर आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि एमेंसिलिज्म है और कमेंसिलिज्म में से चूज करना है। तो एक बात बताओ, पहले वाले इसमें क्या हो रहा था कि पहला वाला एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा था जो ट्रैम्पल कर रहा था और दूसरे को नुकसान हो रहा था, तो एमेंसिलिज्म क्या बोलता है, एक ऑर्गेनिज्म फायदे में और नुकसान नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो प्लांट को नुकसान हो रहा था और एनिमल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो वो क्या था, एनिमल था अनएफेक्टेड तो जीरो वाली कंडीशन में गया, और प्लांट था नुकसान में तो वो गया माइनस वाली कंडीशन में। पर सिंस उसको नुकसान हो रहा था उसने इवॉल्व होकर क्या बना लिया, स्पाइन्स बना लिए। अब वो बोल रहा है एनिमल को आप ट्रैम्पल करके दिखाओ जरा, ये करके तो नहीं हो पाएगा, तो अब क्या होने लगा, कॉम्पिटिशन होने लगा, इसने भी खुद को बचा लिया स्पाइन डेवलप करके, पर अब स्पाइन के कारण उसको भी नुकसान होने लगा, तो ये किसमें चला गया, कॉम्पिटिशन, नेगेटिव, ठीक है। चलो आगे मूव करें, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स बोला है मतलब टिक वाले जो होंगे उसको करेक्ट करना और क्रॉस कर देना है, क्वेश्चन आंसर नहीं है। रेगुलेटर आर ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू मेंटेन होमियोस्टैसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन और समटाइम बाय बिहेवियर मीन, करेक्ट है, ठीक है भैया, पर उन्होंने फॉल्स पूछा है, काट दो। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर केपेबल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। अच्छा ठीक है, पर मैम हमने तो बर्ड्स एंड एनिमल्स का ही पढ़ा था, ठीक है, ये इतना तो सही लिखा ना, अभी के लिए टिक मार के चलो, क्योंकि तुम लोग डाउटफुल हो कि मैम इनवर्टिब्रेट्स तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने सिर्फ बर्ड्स एंड मैमल्स पढ़ा है, ठीक है, वेट करो। स्वेटिंग एंड शिवरिंग आर द मीन ऑफ थर्मोरेगुलेशन बाय ह्यूमन, बिल्कुल सही है, पर फॉल्स पूछा है तो क्रॉस। प्लांट्स आर केपेबल ऑफ थर्मोरेगुलेशन, अरे ये तो है ही नहीं, इसमें तो फिर भी आधा स्टेटमेंट तुमने पढ़ा हुआ है, तो इसको क्रॉस करोगे और ये वाला है आंसर, क्योंकि प्लांट्स तो होते ही नहीं है थर्मो रेगुलेशन करने के लिए, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, डी, जो है इनकरेक्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। गिवन बिलो आर सम एग्जांपल एसोसिएटेड विद अ टाइप ऑफ एडेप्टेशन, ठीक है, 4 एग्जांपल दिए, अब करना क्या है उसमें दिखाया आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये चारों कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करेंगे और वो कैटेगरी अपन को पहचाननी है, ठीक है। तो बास्किंग ऑफ डेजर्ट लिजर्ड इन सन, ये कैसा ऑप्शन है, बिहेवियर वाला, क्योंकि वो ना फिजियोलॉजिकल चेंज कर पाया, ना क्या बोलते हैं, ना मॉर्फोलॉजिकल चेंज कर पाया, ना भाग पाया, माइग्रेशन कर पाया, ना सो पाया, तो उसने बोला चल बिहेवियर में ही
चेंज कर लेते हैं अपने, तो उसमें किसमें आया, बिहेवियर में। हाइडिंग इन बरो बाय सम एनिमल, अगेन बिहेवियर। वियरिंग ऑफ वूलन क्लोथ, अब ठंड हमारे, हम तो है ना थर्मो रेगुलेशन वाले, फिर भी ठंड लग रही तो क्या करते हैं, रजाई ओढ़ के बैठ जाते हैं या गर्म कपड़े पहन रहे थे, तो ये भी क्या हुआ, बिहेवियर। थर्मल गैपिंग, तो वापस ये क्या हुआ, बिहेवियर भैया। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, स्कैनसोनियल अडेप्टेशन नहीं, क्रोसोनियल अडेप्टेशन नहीं, बायोकेमिकल अडेप्टेशन नहीं, करेक्ट ऑप्शन क्या है, बिहेवियर अडेप्टेशन, बिहेवियर ही है। ठीक है, अब देखो ये इतना सिंपल क्वेश्चन लग रहा है तुमको, पर ये अब टफ करना है अगर तुम्हारा पेपर, तो ये और कॉम्बिनेशन दे देंगे, और 2-3 लाइन दे देंगे कि ये वाला इसमें देखो, मतलब कैसे करेंगे वो, ये दे दिया, अब इसके साथ इस यहाँ पे और मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे, और फिर अगला ऑप्शन देंगे कि A and 1 आर करेक्ट, B and 2 आर करेक्ट, मतलब मैच द फॉलोइंग चलेगा, पर उसमें और कॉम्प्लिकेट कर देंगे सिचुएशन को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कैंगरू रैट ऑफ नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट डू नॉट ड्रिंक वाटर बिकॉज, ये तो हमने 3 रीजन पढ़े थे, कौन कौन से, उसका मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करता है, मतलब इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, दूसरा लूप ऑफ हेनले लंबी रहती है, तीसरा ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो सके, और तीसरा जो यूरिन रहता है वो कैसे निकालता है, कंसंट्रेटेड। चलो अब आंसर देख लेते हैं। दे मीट देयर वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन व्हेन द वाटर इज बाय प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। दे आर एबल टू कंसंट्रेट यूरिन टू मिनिमाइज वाटर लॉस, बिल्कुल सही। दे डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड, ये भी सही है, पर मैम हमको इसके बारे में नहीं पता, नहीं पता है कोई बात नहीं, आखिरी ऑप्शन डी है, वापस मैंने ट्रिक बताई थी, 3 ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन डी, और तुम 2 के बारे में 110% कंफर्म हो, तो तीसरे के ऊपर सोच विचार करके टाइम मत वेस्ट करो, सीधे आंसर क्या लगाओगे, डेल्टा। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। Which of the following statement is false regarding predator? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चलो, predator keep prey population under control, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, पर false पूछा है इसलिए क्रॉस। predator help in maintaining species diversity in the community, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, पर false पूछा है इसलिए क्रॉस। if a predator is not efficient, predator efficient नहीं है, then the prey population would become extinct, extinct नहीं होगी भैया, ओवर पॉपुलाइज हो जाएगी, क्योंकि predator क्या कर रहा है, नंबर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, चेक रख रहा है, तो ये गलत लिखा हुआ, एक्सटेंड नहीं, ओवर पॉपुलेशन लिखा होना चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं। हर्बीवोर प्रेडेटर हैव अ ग्रेटर एडवांटेज, अच्छा, सिंस द प्लांट कैन नॉट रन अवे टू अवॉइड प्रेडेशन, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी अगर कार्निवोर है तो हर्बीवोर भाग भी सकते हैं, पर ज्यादा एडवांटेज किसका है, हर्बीवोर का है, तो ये स्टेटमेंट सही है, पर पूछा फॉल्स है, तो आंसर क्या आया तुम्हारा सी। ठीक, चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। अमेंसिलिज्म पता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का नुकसान है, एक का अनअफेक्टेड है, जैसे हुआ तुम्हारा एग्जांपल कौन सा, पेनिसिलियम नोटेटम, और दूसरा हो स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 स्पीशीज वेयर वन इज अनहार्म्ड और दूसरा होना चाहिए, सॉरी वन इज हार्म्ड और दूसरा होना चाहिए अनअफेक्टेड। वन स्पीशीज इज हार्म, ठीक है, अदर इज बेनिफिटेड, नहीं, वन स्पीशीज इज हार्म, अदर इज अनअफेक्टेड, करेक्ट। वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, अदर इज अनअफेक्टेड, नहीं, बोथ द स्पीशीज आर हार्म, नहीं, करेक्ट आंसर क्या है, बी, एक स्पीशीज को हार्म हुआ है और दूसरी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। चलो मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे मैंने बोला था सिंबल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। प्रेडेशन, अब प्रेडेशन क्या है, जहां पे एक को फायदा एक को नुकसान। पैरासिटिज्म, एक को फायदा एक को नुकसान। आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरेक्शन, मैच कर लो भैया, प्लस माइनस, तो सी आंसर है, सीधा सा आंसर। ठीक है, तो ये तुमको अभी इतना सिंपल नहीं पूछेंगे, और कॉम्प्लिकेट करके कुछ कुछ करके पूछेंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। The formula for the line would best be written as, देखो ये formula for the line ये तुम्हारा याद किया हुआ है, क्या था लाइन का, dn upon dt is equal to rn ब्रैकेट k माइनस n upon k। मैच कर लो, इसमें से क्या लिखा है, dn अपॉन dt मैम हर जगह लिखा है, ठीक है, आगे बढ़ो, r और n, अब n उन्होंने अलग अलग कर दिया, मतलब ये rn ऐसे लिखने की जगह r और n कर दिया, एक ही चीज है। ठीक है, तो आर एन होना चाहिए, के हटाओ, आर एन, ठीक है। अब अंदर क्या होना चाहिए, के माइनस एन अपॉन के, तो के नहीं, गलत है, के माइनस एन अपॉन एन, ये गलत है, तो ये भी गलत हो गया। एन माइनस के अपॉन के नहीं, के माइनस एन अपॉन के, हुआ क्लियर। चलो आगे मूव करें, इजी था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15, द रिलेशनशिप बिटवीन हर्मिट क्रैब एंड सी एनेमोन, ये हमने याद किया था कि हर्मिट क्रैब को क्या करना है, देखो यहाँ पे एक को फायदा एक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को फायदा एक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, किसमें आता है, कमेंसिलिज्म। क्यों, क्योंकि हर्मिट क्रैब आ रहा है छुपने के लिए, किसके अंदर, किसके पास, सी एनेमोन के पास। ठीक है, तो सी एनेमोन तो है, ठीक है, तुम आ जाओ चले जाओ, मेरा क्या जा रहा है, तुम तो मेरी वजह से मेरे पास टेंटिकल्स है, ये सेम वैसे ही एग्जाम्पल है जैसे तुम्हारा हुआ क्लाउन फिश और सी एनेमोन, है ना, क्लाउन फिश सी एनेमोन के पास क्या है, टेंटिकल्स है, जो भी पास आएगा मैं उसको मारूंगा। ठीक है, ये तो मैं, तुम रहो, तुम क्लाउन फिश
आओ या तुम्हारा हर्मिट क्रैब आए या ना आए, मैं तो मारूंगा। तो ये क्या कर रहा है, अनअफेक्टेड है। और हर्मिट क्रैब को क्या मिल रहा है, सिमिलरली क्लाउन फिश को क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन। क्लाउन फिश मतलब कौन सी मैम, वो फाइंडिंग नीमो वाली, ठीक है। चलो आगे मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 16, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। भैया हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलती है, सिमिलरली स्पीशीज डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, जो भी चीज ट्रॉपिकल जोन में हो। सीधा सा एग्जांपल, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा हो, सनलाइट भी इंटेंस हो, हर चीज बहुत ज्यादा हो, सबसे ज्यादा ग्रीनरी हो, ग्रासलैंड्स नहीं, सवानाज नहीं, डेसिडियस फॉरेस्ट नहीं, सबसे ज्यादा क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये तो सीधा सीधा एग्जांपल था। अब बोलोगे मैम ये तो हमने बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है, अंदर का कॉमन कंटेक्स्ट तो ऊपर की हेडिंग तो सेम चल रही है, इकोलॉजी, और क्वेश्चन पेपर में तो वैसे भी सब मिक्स होके आएगा, दो दो तीन तीन चैप्टर का मर्ज होके एक क्वेश्चन पूछेंगे। चिंता मत करो, जब मैं सैंपल पेपर स्टार्ट करूंगी तब तुम्हें और आइडिया लगेगा, ठीक है। पर ये ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। इन ग्रोथ पैटर्न 1 माइनस एन अपॉन के इज, अब वो पूछ रहे बताओ ये 1 माइनस एन अपॉन के है क्या। तो हम क्या बोलते थे, जल्दी बताओ। हम ये बोलते थे क्या है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब बोलोगे मैम एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कैसे, देखो हम क्या बोलते थे कि ए बाय आर है इंट्रिंसिक फैक्टर, जो किसको डिटरमाइन करता है, जो तुम्हारे रेजिस्टेंट, कितना तुम्हें कैरिंग कैपेसिटी से कितना लड़ना पड़ रहा है, या कितना एबायोटिक और बायोटिक के बीच में रिलेशनशिप है। अब बोलोगे मैम ये तो लिखा है इंट्रिंसिक, पर ये आर नहीं पूछ रहे, वो ये आर है, कैरिंग कैपेसिटी के हुआ। अब ये बायोटिक पोटेंशियल, अब ये क्या है 1 माइनस एन, एन मतलब तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी डिवाइडेड बाय के। तो एन तुम्हारा कम हो रहा है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, कब, जब तुमको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो आई बात समझ में। अब ये कहीं पढ़ा नहीं होगा पर ये लॉजिक से सॉल्व होगा कि देखो कैरिंग कैपेसिटी तो के होता है तो ऑप्शन कैंसिल, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज तो आर होता है तो ये भी ऑप्शन कैंसिल, बायोटिक पोटेंशियल जैसा कुछ देखा नहीं तो इसको कैंसिल करो। तो बोलोगे मैम उस हिसाब से एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट बचा। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका लॉजिकली कि तुम्हारा टोटल नंबर है अभी कैरिंग कैपेसिटी का, जितनी पॉपुलेशन उसमें से 1 माइनस हो रहा है। तो ये क्या बोल सकते हैं, कब हो सकती है ऐसी सिचुएशन, जब एनवायरमेंटल रिस्ट्रेन करे, रुक जाओ नहीं बढ़ोगे तुम, कैरिंग कैपेसिटी कितना नहीं पहुंचोगे और तुम्हारी पॉपुलेशन भी कम होगी। कब होता है, जब एनवायरमेंट से क्या मिल रहा है तुमको स्ट्रेस मिल रहा है, ठीक है। चलो तो अगर याद नहीं है तो लिख लो कहीं, 1 माइनस एन अपॉन के क्या शो करता है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ रेंडियर व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू अ प्रेडेटर फ्री नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब रेंडियर मतलब हिरण, ये वही वाले जो क्रिसमस में जो कैरेज नहीं कैरी करते, बहुत सारे कार्टून्स में देखा होगा, उनको रेंडियर बोलते हैं, ठीक है। अब उनको कैसी जगह पे इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे प्रेडेटर ही नहीं था, हैविंग प्लेंटी ऑफ फूड, मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेज और कोई प्रेडेटर नहीं। जल्दी बताओ कैसा ग्रोथ कर्व शो करेगा, एक्सपोनेंशियल, हमने बोल दिया। अच्छा एक्सपोनेंशियल को और क्या बोलते हैं मैम, जे शेप कर्व, ठीक है। शो फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व, एस नहीं भैया, एस तो सिग्मॉइड होता है, जे शेप बिल्कुल सही, स्ट्रेट लाइन नहीं, हाइपरबोला नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आया, जे शेप कर्व। इसी का दूसरा नाम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। बहुत बड़ा। एक और नाम मैम हमारा जो बोलते हैं ग्राफिकल वाला है ना। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट एनिमल आर ट्री ड्वेलर्स इन। आप सबसे पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा एनिमल जो ट्री ड्वेलर्स रहते हैं वो कहाँ होते हैं। तो ट्री ड्वेलर्स मतलब ट्री भी होना चाहिए। अब थॉर्न वुडलैंड है, थॉर्न के ऊपर कोई रहेगा क्या, नहीं रहेगा। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, इसमें ज्यादा क्या रहते हैं, कम पेड़ पौधे इतने घने नहीं होते हैं ना। और ट्री ड्वेलर्स बोल रहे हैं, सबके सब पेड़ पे ही चिपके हुए हैं, तो ये नहीं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो सकता है। कॉनिफर फॉरेस्ट तो भैया ठंड में होता है, वैसे ही एनिमल वहां कम मिलेगा। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हुआ क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम प्रेजेंट इन अ पूल इंक्रीजेस टू 150, मतलब पहले था 50 तो हम बोल सकते इनिशियल पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन थी तुम्हारी 50, और 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर, मतलब ये ले लो अगर T1 पे और ये T2 पे ले लो, ठीक है। अब फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई तुम्हारी 150, ठीक है। व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो हम क्या बोलते जनरली, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 150 माइनस 50 कितना आएगा तुम्हारा, जरा 100 आ गया। तो सीधा सा आंसर 100 पर आवर। हुआ क्लियर, ठीक है, समझ में आया। अब उन्होंने ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, कुछ नहीं करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, अगर टाइम उन्होंने लिमिट दी हुई है एक पर्टिकुलर रेंज और वही सारी यूनिट यहाँ चल रही है तो, ठीक है। चलो आगे मूव करें तो इसका फॉर्मूला क्या रहा है, फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन, लिख लेना।
21. According to Allen's rule, the mammal from colder climate have. अब ये तो हमको पता है, देखो ये फिर भी Allen's rule बहुत सिंपल है, यहीं पे जो एक्स्ट्रा 2-3 रूल और मैंने पढ़ाए हैं वो भी ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं, पर उसके लिए अपन को याद करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो पता ही है मैम, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है कि ठंड में जो मैमल्स मिल रहे हैं उनके ईयर और जो लिम्स है वो क्या रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे। देखो जरा, शॉर्टर ईयर एंड लॉन्गर लिम, लॉन्गर नहीं भैया शॉर्टर, लॉन्गर ईयर, लॉन्गर वर्ड ही गलत है हर जगह, तो लॉन्गर कैंसल, शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम, ठीक है। चलो डेल्टा मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब पूछ रहे बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ प्रोड्यूस जे शेप पॉपुलेशन, एकदम करेक्ट है। जे शेप का एक और नाम एक्सपोनेंशियल, पर पूछा क्या है, अच्छा करेक्ट, तो ये करेक्ट ही है। चलो अभी तो एक आ गया। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, बिल्कुल सही, लिमिटिंग जब रहता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व तब क्या रहता है, लिमिटिंग रहता है। लॉजिस्टिक का एक और नाम एस शेप कर्व, एक और नाम रियलिस्टिक, एक और नाम सिग्मॉइड, एक और नाम वरहस्ट पर्ल कर्व, ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक कर्व, ठीक है। चलो अब बताओ, टेक्निक लगाएं, ऑल ऑफ दीज है, 3 में से 210% कंफर्म है, आंसर क्या रहेगा, डी। फिर भी पढ़ लेते हैं। इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज एन टी अपॉन एन नॉट, अब एन नॉट है, एन नॉट ई आर टी, हाँ ये भी है, बिल्कुल सही है। चलो तो कंफर्म हो गया कि आंसर क्या है, डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड। वो पूछ रहा है बताओ कौन से फॉरेस्ट प्लांट क्या कर रहा है, लाइट कंडीशन को कंट्रोल कर रहा है। तो बट ऑब्वियस जो सबसे ऊपर जिसकी कैनोपी रहेगी वही तो कंट्रोल करेगा, तो टॉल ट्रीज, क्योंकि देखो हर्ब्स नीचे है, शर्ब्स नीचे है, क्लाइंबर्स नीचे है, सबसे ज्यादा ऊपर कौन है, कोई भी वो पूछ रहा है क्वेश्चन, समझो कि एक फॉरेस्ट है। अब देखो फॉरेस्ट प्लांट में एक बड़ा प्लांट रहता है जो मेजर बायोम क्रिएट कर रहा है, उसकी क्या रहती है, कैनोपी। फिर थोड़े छोटे छोटे प्लांट रहते हैं, फिर और छोटे प्लांट रहते हैं जिसको एक को बोल दिया शर्ब्स, एक को बोल दिया हर्ब्स, और फिर तो फिर भैया घास ही होता है। तो ये लाइट इंटेंसिटी कौन कंट्रोल कर रहा है, ये बड़ा जिसकी कैनोपी है। तो क्या आंसर आया, टॉल ट्रीज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट। अब ये तुमको याद करना पड़ेगा, इसको कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, चिंता मत करो, जहां पे मैं और रिलेशनशिप बताऊंगी आगे जाके तो वहां पे मैं पूरा तुम्हें लिस्ट लिखवा दूंगी कि पार्शियल रूट पैरासाइट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है सैंडलवुड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट, ठीक है। चलो आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 25. माइकोराइजा आर द एग्जांपल ऑफ, अच्छा माइकोराइजा मतलब मैम ग्लोमस वाली कैटेगरी है। एक और मैम क्या करते हैं, मैम फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करते हैं, सिर्फ फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो क्वेश्चन यहाँ का है, रिलेशनशिप भी पूछ सकते हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट डिविएट कहाँ कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बायो कंट्रोल वाली जगह पे या बायो फर्टिलाइजर वाली जगह पे। मतलब एक ही टॉपिक है, बुक में 2-3 जगह दिया हुआ है, तो 2-3 जगह का इन डिटेल एक्सप्लेन करके एक क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अपन सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो माइकोराइजा क्या है, बेसिकली एक म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन में है, किसके साथ, कुछ प्लांट्स के रूट्स के साथ, ठीक है। वो क्या कर रहा है, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके दे रहा है प्लांट को, और क्या कर रहा है, डिजीज रूट से रिलेटेड जितने भी बीमार है उसे रेजिस्टेंट बना के दे रहा है, और क्या कर रहा है वो, और साथ में वो टॉलरेंट बना रहा है ए बायोटिक फैक्टर जैसे सैलिनिटी और ड्रॉट के लिए, किसको, प्लांट को। और प्लांट बदले में क्या दे रहा है, बोल रहा है रह जाओ यहाँ रह लो, और साथ में मेरा जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ फूड वो भी न्यूट्रिशन में तुम यूज कर लो। तो ये कैसा एसोसिएशन रहा, जहां पे एक दूसरे को फायदा दे रहा है, दूसरे पहले वाले स्पीशीज को फायदा दे रहा है, म्यूचुअलिज्म। हुआ क्या क्लियर। और यहाँ पे तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस चैप्टर के होते हैं खत्म। क्या करोगे, रिवाइज करना है, रिवाइज ही की है, सेल्फ स्टडी ही की है, ठीक है। वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे यहाँ पे एक टैब दिखेगा CUET, उसके ऊपर क्लिक करो, होम पेज आएगा, अलग अलग कोर्सेज जितने भी CUET के चल रहे हैं तुमको दिखेंगे, क्लिक करो। जो भी कोर्सेज है यहाँ पे अभी तक जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ डले हुए हैं तुम्हें मिलेंगे, क्लिक करना है, सुनते चलना है, याद करते चलना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, चिंता नहीं करना है। मैं एक पुराना एक नया, एक पुराना एक नया ऐसे करके चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो तुम्हारा 1 महीने के अंदर पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर हम सैंपल पेपर भी बीच बीच में डिस्कस करते चलूंगी। बने रहना है, पढ़ते रहना है, जितना आज पढ़ रहे हो, जितना आज वीडियो में सुना सब याद कर लो, ठीक है। यही की है तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और बार बार रिवाइज करते रहो। तो बने रहना है मेरे साथ और चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।